साथियों नमस्कार। आज हम एक पुस्तक ब्राह्मणवाद की शव परीक्षा जिसे कि चौधरी महाराज सिंह भारती ने लिखा है उसकी प्रस्तावना को देखेंगे। प्रस्तावना की शुरुआत ऐसे होती है कि वेदों के अंतिम अध्याय ब्राह्मण ग्रंथों के नाम से जाने जाते हैं। ऋग्वेद का अंतिम अध्याय शतपथ ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण में जो दर्शन दिया गया है उसके आधार पर जो व्यवस्था चलाई गई उस व्यवस्था को ब्राह्मण ग्रंथ के आधार पर चलाने के कारण हम ब्राह्मणवाद कहते हैं। यानी देखिए, जो ब्राह्मणवाद शब्द आता है उसके अर्थ को यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया कि शतपथ ब्राह्मण में जो दर्शन दिया गया है उसके आधार पर जो व्यवस्था चलाई गई उस व्यवस्था को ब्राह्मण ग्रंथ के आधार पर चलाने के कारण हम ब्राह्मणवाद कहते हैं। हमें पता नहीं जाति का नाम ब्राह्मण कैसे पड़ा। हो सकता है ब्राह्मण ग्रंथों का पाठ करने वाले को कालांतर में ब्राह्मण के नाम से पुकारा जाने लगा हो। जैसे रिक्शा चालक को बुलाने के लिए ओ रिक्शा इधर आओ कह दिया जाता है, इसी प्रकार जातियां बनते समय जब वर्गों को गतिहीन करके वर्णों में बदला गया तो उन ब्राह्मण ग्रंथों के पठन पाठन करने वालों को ब्राह्मण जाति के नाम से जाना जाने लगा हो। जब तक व्यक्ति को पेशा बदलने की पूरी छूट थी, वह पेशे वर्ग थे। जब बाल काटने वाले वर्ग, कुम्हार वर्ग, तेल बेचने वाले वर्ग आदि जैसे, ठीक है, उनकी संतान पेशा बदलकर दूसरे वर्ग के नाम से जानी जाती थी। जब ब्राह्मण ग्रंथों के आधार पर ब्राह्मणवाद चलाया गया तो सभी वर्गों की को गतिहीन करके जड़ बना दिया और पेशा बदलने पर प्रतिबंध लग गया। इस प्रकार वर्ग वर्ण में बदल गए और जातिवाद ने जन्म लिया। धीरे धीरे जातिवाद की पकड़ इतनी मजबूत हो गई कि विदेशी राज का भारी प्रहार, स्वतंत्रता और भारत का संविधान वर्ण विहीन समाज की व्यवस्था देता हुआ भी जातिवाद को नहीं तोड़ पाए। आज व्यक्ति गतिशील है। ब्राह्मणों के पेशे को छोड़कर कोई भी हिंदू किसी भी दूसरे पेशे को करने में स्वतंत्र है, परंतु यह गतिशीलता भी जातिवाद को तोड़ नहीं पाती। चमार अर्थात चर्मकार शिक्षक बनकर भी ब्राह्मण नहीं हो पाता और ब्राह्मण जूता बेचकर भी चर्मकार नहीं कहलाता, ब्राह्मण ही रहता है। इस घोर जातिवाद अर्थात ब्राह्मणवाद को मिटाने के लिए ब्राह्मणवाद की बुनियाद पर चोट करनी होगी। डॉक्टर अम्बेडकर के बाद परिगणित जातियों में जितने नेता देश में मशहूर नेता माने गए, सभी का दिवाला निकल गया। कारण स्पष्ट है कि सभी नेता ब्राह्मणवादी हैं। जंत्र तंत्र अनुष्ठान और भाग्य के सहारे राजनीति करना चाहते हैं। यदि ब्राह्मणवादी को ही नेता मानना है तो परिगणित जातियाँ गैर ब्राह्मण को क्यों नेता माने? सीधे सीधे ब्राह्मण को ही नेता मानना ठीक है। गैर ब्राह्मण तो नकली ब्राह्मण है। पिछड़े वर्ग अर्थात कमेरी कौम मतलब जो काम करने वाली कौम है, मेहनत करने वाली कौम है, जो मटका बनाती है, जो बाल काटती है, जो कपड़े धोती है, ये जो काम करने वाली कौम है। तो कमेरी कौम में अनेक नेता हुए। एक नेता तो किसानों का भारी समर्थन मिलने के कारण प्रधानमंत्री के पद पर भी पहुंच गया। हालांकि उसके कार्यकाल में एक दिन भी लोकसभा की बैठक नहीं हो पाई और वह नाम मात्र के प्रधानमंत्री रहे। फिर भी कमेरे किसानों ने तन मन धन से उनका पूरा साथ दिया। परंतु वह और पिछड़ों के अन्य अधिकांश नेता भी ब्राह्मणवादी हैं। मंत्र तंत्र ज्योतिष और अनुष्ठान में विश्वास करते हैं। वह भी भाग्य के सहारे राजनीति कर रहे हैं। उनका भी वही परिणाम हो रहा है जो दलित नेताओं का हुआ। पिछड़ा वर्ग भी नकली ब्राह्मणों से असली ब्राह्मणों को अधिक पसंद करता है। उसका मानना है कि जब ब्राह्मणवाद ही चलाना है तो गैर ब्राह्मण को नेतृत्व क्यों दिया जाए। मृत होने के बाद भी ब्राह्मणवाद के फैलाव का यह एक बड़ा कारण है। ब्राह्मणवाद के चलते 90% हरिजन, गिरिजन, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ लोगों को छुटका नेता बनने का अवसर तो मिल सकता है, परंतु 60% की निरादर और दरिद्रता दूर नहीं हो सकती।
पुनर्जन्म और भाग्यवाद के कारण केवल पूंजीवादी व्यवस्था ही चलाई जा सकती है, जो निरंतर दरिद्रता को बढ़ावा देगी और जातिवाद के द्वारा जन्म के आधार पर ऊंच नीच की सामाजिक व्यवस्था चलाती रहेगी, जो निरंतर निरादर को जन्म देती रहेगी। अतः ब्राह्मणवाद के रहते समाजवाद लाना या 60% का निरादर समाप्त करना असंभव है। इसलिए प्रगति का रास्ता खोलने हेतु सबसे पहले ब्राह्मणवाद को मिटाना होगा। ब्राह्मणवाद का जन्म शतपथ ब्राह्मण से हुआ है। उसमें लिखा है कि ब्राह्मणोऽस्य मुखम् आसीत् बाहुराजन्यः कृतः उरुतस्य यदवैश्यः पदभ्याम शूद्रो अजायत। उस ब्रह्म के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, पेट से वैश्य और शूद्र पैरों से उत्पन्न हुआ। किसी भी जीव जंतु के पैदा होने का नियम नर मादा के संभोग से बच्चेदानी में गर्भ धारण करके निश्चित स्थान द्वारा होता है। सभी जानते हैं कि शरीर के अलग अलग अंगों से संतान उत्पन्न नहीं हो सकती। हमें ऐसा लगता है कि ब्राह्मण ग्रंथों के रचयिता यह जानते थे कि समाज में मुंह खोलने का अधिकार केवल ब्राह्मण को ही है। सभी ज्ञान की ठेकेदारी ब्राह्मण को दे दी जाए, शेष लोग तो अन्य कामों पर जुट जाएं और ब्राह्मण केवल मुंह की लपालपी, उपदेश और आदेश देता रहे। इसी प्रकार क्षत्रिय हाथों में डंडा संभाले राजा, सामंत और जागीरदार बनकर शासन करे, परंतु वह भी ब्राह्मण के आगे मुंह न खोले। मतलब क्षत्रिय शासन कर लेगा, लट्ठ चला लेगा, लेकिन ब्राह्मण के सामने मुंह नहीं खोलेगा। शायद यह डर था कि एक बार हाथों में डंडा आने पर ब्राह्मण की पिटाई भी उसी प्रकार हो सकती है जिस प्रकार 90% की होती रही है। अब आते हैं वैसे अर्थात श्रेष्ठी अर्थात सेठ को पेट दिया गया। शरीर में पेट ही खाना पचाकर पूरे शरीर को खुराक देता है। इसी प्रकार किसी देश की आर्थिक व्यवस्था होती है। श्रेष्ठ को अर्थव्यवस्था का स्वामी बना दिया गया। व्यापार और कृषि दूसरों से कराएगा, परंतु स्वामी स्वयं रहेगा। संख्या कम होने के कारण श्रेष्ठी अधिकतर व्यापार ही कर पाया। श्रेष्ठ का मुंह ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों के सामने बंद रहेगा। वह जो धन 90% या प्रतिशत कमेरों अर्थात काम करने वाले अर्थात शूद्रों का शोषण करके प्राप्त करेगा, उसमें से आवश्यकता अनुसार एक भाग ब्राह्मण को ब्राह्मण के आदेश पर धर्म, कर्म, पुण्य आदि के नाम पर देगा और क्षत्रिय को डंडे के डर से कर, लूट आदि के द्वारा देगा। रह गए 60% शूद्र, वह सब उत्पादन और निर्माण पर लगे रहकर उसी प्रकार उक्त तीनों द्विजों का भार उठाएंगे। इसे हम 60 की जगह 90 समझ लें, ठीक है। और तो जो भी हमारी कमेरी कौम है उनको उनसे धन लिया जाएगा और बाकी को बांटा जाएगा। शरीर का ऊपरी भाग ऊंच और निचला भाग नीच मान लिया गया। पेशाब करते समय द्विज अपना जनेऊ कान पर टांग लेता है ताकि कहीं बैठने और पेशाब करते समय जनेऊ शरीर के निचले भाग को छू न जाए, अन्यथा पेशाब से जनेऊ छू जाने की संभावना तो है ही। इन शरीर के अंगों को ऊंच नीच के समान ही वर्णों के में भी जन्म के आधार पर ऊंच नीच बना दिया गया। सबसे ऊंचे ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर श्रेष्ठी और सबसे नीचे दलित। शुद्ध जनसंख्या अर्थात दलित जनसंख्या का 90% है। अतः डर था कि शूद्र एकता ब्राह्मणवादी व्यवस्था को कभी भी समाप्त कर सकती है। अतः शूद्रों में जातियाँ व्यवहारिकता के आधार पर बना दी गईं। ब्राह्मणों से सभी नीचे माने गए। जिस प्रकार द्विजों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उसी प्रकार दलितों में भी हजारों जातियाँ ऊंची नीची बन गईं और दलित का ऊंच नीच का अपना भेदभाव ही ब्राह्मणवाद को आज तक चला रहा है। फूट डालो और राज करने की नीति हजारों वर्षों तक ब्राह्मणवाद को चलाने में सफल रही। ब्राह्मणवाद पुनर्जन्म, भाग्यवाद, जातिवाद, स्वर्ग, नरक और मोक्ष के आधार पर चलता है। विज्ञान ने उक्त सभी को चुनौती देकर झूठा सिद्ध किया है, परंतु अधिकांश लोग विज्ञान को ही अपनाते हैं। नौकरी करने, उत्पादन और निर्माण करने की मजबूरी के कारण ब्राह्मणवाद को चलाते हैं। अपने संस्कार और अंधविश्वास के कारण
विज्ञान और ब्राह्मणवाद एक दूसरे के घोर विरोधी हैं। यह दोनों एक दूसरे का नाश करते हैं, एक साथ कभी नहीं रह सकते हैं। फिर भी लोग दोनों को अपनाना चाहते हैं। विज्ञान अपनाना मजबूरी है और ब्राह्मणवाद मानने की आदत है। परिणाम भयंकर है। देश प्रतिदिन सभी क्षेत्रों में दुनिया की तुलना में नीचे जा रहा है। असमानता और अंधविश्वास पर आधारित ब्राह्मणवाद पर पहले चोट समानता पर आधारित इस्लाम और ईसाई धर्म ने राजा की हैसियत से की। दूसरी चोट विज्ञान की प्रगति ने की। यानी देखिए, जो इसका हमारे जो ईसाई के आक्रमण हुए, उसके पहले ही मुसलमानों के आक्रमण हुए, तो ये समानता की बात करते थे। उसी को लिखा गया है कि हमारे यहाँ जो असमानता और अंधविश्वास था या है, उस पर आधारित जो ब्राह्मणवाद है, उस पर चोट जो है समानता पर आधारित इस्लाम ने की और ईसाई ने की, यानी उनके राजाओं ने की। दूसरी चोट विज्ञान की प्रगति ने की और तीसरी और अंतिम चोट भारत के संविधान ने की। भारत का संविधान ब्राह्मणवाद की प्रायः सभी मान्यताओं को नकारता है। भारत का संविधान और ब्राह्मणवाद परस्पर विरोधी हैं। जिस दिन से संपूर्ण देश ने संविधान को अपना लिया, उसी दिन से ब्राह्मणवाद का अंत हो गया है। अंधविश्वास और कुरीतियों में फंसे लोग आज भी ब्राह्मणवाद की लाश को अपने कंधों पर उठाए फिरते हैं। यह पुस्तक ब्राह्मणवाद की, अर्थात जिस पुस्तक को मैं पढ़ने जा रहा हूँ उसकी बात कर रहे हैं, ब्राह्मणवाद की शव परीक्षा। तो यह पुस्तक ब्राह्मणवाद की लाश का पोस्टमार्टम अर्थात शव परीक्षा है, ताकि पाठक ब्राह्मणवाद का संविधान तथा मानवता विरोधी रूप पहचान ले और ब्राह्मणवाद के शव को जलाकर राख कर दे। तो ये प्रकाशक की ओर से प्रस्तावना है और इसके जो प्रकाशक हैं वो हैं प्रकाशक आपके अर्जक संघ है, जिनका कार्यालय है कानपुर में, गीतानगर में। मैं चाहूँगा कि इस पुस्तक के एक एक अंश को, एक एक अध्याय को मैं यहाँ पर इसका वीडियो बनाऊँगा और आप इसको सुने और इसको शेयर भी करें, ताकि लोगों तक ये बात पहुँचे। और इन पुस्तकों को ज़रूर खरीदें आप, जो अर्जक संघ से प्रकाशित है। आप चाहें तो इंटरनेट पर इसको सर्च कर सकते हैं, अर्जक संघ को। अर्जक संघ जो है, इसके जो संस्थापक हैं वो श्री राम स्वरूप वर्मा जी, इन्होंने इनकी स्थापना की और चौधरी महाराज सिंह वगैरह ये सब इस, जो कि पूर्व सांसद थे, इस अर्जक संघ के सदस्य हैं। और इनमें और भी चीज़ें हैं, ज़्यादा मुझे जानकारी तो नहीं है। मैं इतना कहूँगा कि पुस्तक मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाया है। आप लोग जरूर इसको पूरा देखिएगा। इसके प्रत्येक अध्याय की बारीकी से मैं आपको यहाँ पर वीडियो बना कर दूँगा। तो इसके अध्याय में हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।